हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए, यानी बिना पहले से बताए ही चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। भले ही उनका टिके रहना मेज़बान यानी कि उस परिवार के लिए जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनके लिए कितना ही भारी क्यों ना पड़े। लेखक शरद जोशी ने समाज की इस समस्या को हास परिहास और चुटकीली मुहावरेदार भाषा में प्रस्तुत किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी परिवार में शायद कुछ मेहमान आए हुए हैं और वो परिवार अब इतना परेशान हो गया है कि मन ही मन वो सोच रहा है कि ओ मेरे मेहमान, तुम कब जाओगे। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों, लेखक के परिवार में कोई मेहमान आए हुए हैं और उनके आगमन में, आगमन का मतलब होता है आना, उनके आने के बाद आज चतुर्थ दिवस, चतुर्थ मतलब 4 और दिवस मतलब दिन, आज 4 दिन हो चुके हैं और आज उनके मन में ये प्रश्न बार बार घुमड़ रहा है। घुमड़ना का मतलब होता है घूमना, यानी लेखक के मन में, उनके हृदय में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, बार बार घूम रहा है। क्या? कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। तो बच्चों, लेखक जो हैं वो अपने मन ही मन में अपने अतिथि को संबोधित करते हुए, यानी मन ही मन में वो अपने अतिथि से कह रहे हैं कि जहाँ पर तुम निसंकोच, निसंकोच का मतलब होता है बिना संकोच के, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के, जहाँ पर तुम बैठे हुए हो और सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, बेफिक्र होकर के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर रखा हुआ है। कैलेंडर सबको पता है ना, जिसमें डेट, मंथ और ईयर वगैरह होते हैं। देख रहे हो ना, वो मन ही मन अपने मेहमान से कह रहे हैं कि क्या तुम देख रहे हो। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। तुम्हें दिख रहा होगा कि उस कैलेंडर की जो तारीखें हैं वो अपनी सीमा जानती हैं और अपना वक्त आते ही अपने नम्र स्वभाव के रहते बदलने के लिए आतुर रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जब दिन बदल जाता है, यानी शाम हो जाती है और अगला दिन शुरू होता है, तो तारीख भी बदलती है। विगत 2 दिनों से, विगत का मतलब होता है पिछले, और लेखक कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, यानी लेखक के मेहमान को आए हुए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। सतत का मतलब होता है लगातार और आतिथ्य का मतलब होता है आदर सत्कार करना, मेहमान नवाजी करना। ठीक है, तो लेखक मन ही मन कह रहे हैं, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो तुम्हें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं और तुम्हारे सतत आतिथ्य, यानी लगातार 4 दिन से जो हम तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जो तुम्हारा आवभगत कर रहे हैं, उसका चौथा भारी दिन, यानी उनके लिए, यानी जो मेहमान आए हैं उनके लिए तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, यानी जो लेखक है और उनका परिवार है, उनके लिए ये जो चौथा दिन है वो बहुत भारी हो रहा है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। प्रतीत होना का मतलब होता है पता होना या फिर समझ में आना। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने की कोई संभावना हमें समझ नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कब जाने वाले हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो।
तो लेखक कह रहे हैं कि लाखों मील, मील सबको पता है ना, दूरी नापने की एक इकाई होती है। लाखों मील की लंबी यात्रा करने के बाद भी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट सबको पता है ना, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तक तुम छोटी सी यात्रा यानी आसपास कहीं से आए हो और इतने दिनों से तुम मेरे घर पे रह रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरे काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो बच्चों, जो लेखक है ना, वो मन ही मन अपने अतिथि से कहते हैं कि तुमने अपने भारी चरण कमल, चरण कमल का मतलब क्या होता है, कमल के समान पैर यानी पवित्र पैर, वो उनको आदर देते हुए कह रहे हैं कि तुमने अपने जो पवित्र कदम है उसकी छाप तुमने मेरी ज़मीन पर अंकित कर ली है। अंकित करना का मतलब क्या होता है, चिन्हित करना, यानी कि तुम मेरे घर पे आ गए हो और कुछ दिन मैंने तुम्हारा आदर सत्कार कर लिया है। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। इसका मतलब है कि तुमने और मैंने आपस में घनिष्ठ संबंध यानी एक व्यक्तिगत संबंध, निजी संबंध मतलब व्यक्तिगत संबंध जो है आपस में वो बना लिए हैं। घनिष्ठ संबंध जो है वो आपस में स्थापित कर लिए हैं। और साथ ही तुमने ये भी अंदाज़ा लगा लिया है कि मेरी आर्थिक सीमाएं क्या हैं। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। इसका मतलब है कि तुम मेरे घर में काफ़ी दिनों तक रह चुके हो, इतने दिन रह चुके हो कि तुम मेरे घर के अंदर की जो स्थिति है, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरा रहन सहन, तुम सब कुछ जान चुके हो। और अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने का ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा बिल्कुल सही समय है। इस समय तुम्हें अब लौट जाना चाहिए। इससे ज़्यादा तुम्हें रहना यहाँ पर को ठीक नहीं है। क्या तुम्हें अपनी पृथ्वी नहीं पुकारती? यहाँ पर को जो पृथ्वी शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, वो उनके घर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो लेखक उनसे कह रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि यानी क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? तुम अपने घर जाते क्यों नहीं? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात आशंका का मतलब क्या होता है? एक ऐसा संदेह, एक अनजाना सा संदेह। तो वो लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन तुम आए थे ना, उसी दिन मेरा जो हृदय यानी कि मेरा जो मन है, वो किसी तरीके का संदेह उसमें हुआ था। मुझे एक डाउट सा, एक घबराहट सी हुई थी। वो अनजान डर से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ का मतलब क्या होता है? वॉलेट, ठीक है। उसके बावजूद, इस सब के बावजूद एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। कि मेरे मन में इतना डाउट हुआ था, मैं घबरा गया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी स्नेह भरी यानी प्यार से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ मैंने तुम्हें गले लगाया था और मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सादर नमस्ते करी थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा आदर सत्कार किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे आने के बाद, वो मन ही मन अपने अतिथि से कह रहे हैं कि उनके सम्मान में, किसके? उस अतिथि के सम्मान में उन्होंने अपने रात के भोजन को एकाएक यानी अचानक से ही उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। उसके लिए उन्होंने क्या किया? देखो, तुम्हें स्मरण होगा, स्मरण होना मतलब याद होना। वो कह रहे हैं कि तुम्हें याद होगा ना कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तो बच्चों, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है यानी हमारा जो डेली रूटीन है, उसमें क्या होता है, शाम को 1 सब्जी होती है, साथ में रायता वगैरह होता है, या कभी 2 सब्जी होती हैं, या दाल और सब्जी होती है, कभी साथ में दही होता है। लेकिन जब आपके घर में मेहमान आते हैं,
अगर आपने आज तक ध्यान दिया है तो ठीक है, वरना अब ध्यान देना कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो उस दिन कुछ स्पेशल बनता है, ठीक है? जो रोज का खाना है ना, उससे थोड़ा सा अलग बनता है, या फिर एक दो डिश या दो तीन डिश ज़्यादा बनती है, और अक्सर उस दिन कुछ मीठा भी बनाया जाता है। तो लेखक वही मन ही मन में अपने उस मेहमान से कह रहे हैं कि तुम्हें याद है ना, हमने ये सब कुछ उस दिन बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में, इसका मतलब है इस सारे जोश में, इस सारे आदर सम्मान में एक आशा थी, यानी हमें एक उम्मीद थी। और वो उम्मीद क्या थी? चलो पढ़ते हैं। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। तो लेखक कह रहे हैं, हमने मन ही मन ये सोचा था कि दूसरे दिन, हमें ये उम्मीद थी, आशा थी मतलब उम्मीद थी, हमें ये उम्मीद थी कि दूसरे दिन किसी रेल से, जिस रेल से या फिर बस से तुम आए हो, उसी से शानदार मेहमान नवाजी, जो हमने तुम्हारी मेहमान नवाजी करी है, उसकी छाप, यानी उसकी जो यादें हैं, उसकी छाप अपने हृदय में लेकर के तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। आग्रह मतलब निवेदन या फिर प्रार्थना, ठीक है? हम तुम्हें रोकेंगे, हम तुमसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कुछ दिन और रुक जाओ, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि हमने ये आशा करी थी, ये उम्मीद करी थी कि तुम दूसरे दिन उठोगे और उसके बाद अपने घर को चले जाओगे और अपने मन में अच्छी अच्छी यादें तुम रखोगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तुम्हें जाने से रोकेंगे मगर तुम रुकोगे नहीं, बस चले जाओगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। अतिथि सुलभ मुस्कान का मतलब होता है मेहमानों जैसी मुस्कान, ठीक है? मेहमानों की तरह मुस्कुराहट अपने होठों पे लिए हुए तुम घर पर ही बने रहे, यानी घर में रुके रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। तो लेखक मन ही मन कह रहे हैं कि इस दर्द को, इस दुख को भी हमने पी लिया और खुश दिखे। हम प्रसन्न बने रहे मतलब हम तुम्हें खुश दिखाने की कोशिश करते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। तो लेखक कह रहे हैं, इस सब के बावजूद हम तुम्हें खुश दिखाई दिए और स्वागत सत्कार की, यानी तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारे आदर और तुम्हारी खातिरदारी की उच्च बिंदु पर। उच्च बिंदु का मतलब क्या होता है? अंतिम छोर, यानी कि जितना हम कर सकते थे उतना हम ऑलरेडी कर चुके थे। और वहाँ से नीचे उतर कर, यानी उसके बावजूद हमने क्या करा? दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की। दोपहर में यानी दिन में अक्सर क्या बनता है? राइस दाल बनता है, कड़ी चावल बनता है, यही सब कुछ बनता है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हमने फिर से एक्स्ट्रा बनाया, यानी एक्स्ट्रा डिश, यानी कि कुछ और खाने की वस्तुएं, व्यंजन जिन्हें बोलते हैं, ठीक है? खाने की और सारे व्यंजन हमने तुम्हारे लिए बनाए और साथ ही हम तुम्हें रात को सिनेमा दिखाने के लिए भी ले गए थे। तुम्हें हम मूवी वगैरह दिखाने के लिए, तुम्हें घुमाने के लिए भी हम ले करके गए थे। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। तो बच्चों, सत्कार का मतलब होता है आदर, सम्मान और खातिरदारी, ठीक है? इससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। तो लेखक मन ही मन अपने मेहमान को कह रहे हैं कि हमारे घर में आज तक का जो भी मेहमान आए हैं, उनकी जो हमने खातिरदारी करी है, ये क्या, जो वो उनको सिनेमा दिखाने के लिए लेकर के गए हैं, वो उनका आखिरी छोर है, यानी कि वो उनका उच्चतम व्यवहार है, ठीक है? और इससे ज़्यादा हमने आज तक किसी के लिए नहीं किया है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो लेखक मन ही मन कह रहे हैं, इस सारी खातिरदारी के बाद और जो हम तुम्हें घुमाने ले गए थे, तुम्हें सिनेमा दिखाया था, इस सब के बाद वो भावभीनी विदाई का समय आ जाना चाहिए था।
भावभीनी विदाई का मतलब होता है प्रेम से ओतप्रोत, यानी जब हम बहुत ज़्यादा प्रेम से अपने मेहमानों को विदा करते हैं, उन्हें अपने घर से विदा करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो समय आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते, यानी जब तुम हमारे घर से जाते और हम तुम्हें स्टेशन तक का छोड़ने आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तो बच्चों, लेखक मन ही मन अपने उस मेहमान से कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि तुम चले जाओगे, लेकिन तीसरे दिन जब तुम उठे, तुमने ये बोला कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। और ये जो आघात था, आघात मतलब चोट या फिर जो ये हमला था, वो अप्रत्याशित था, मतलब अचानक होने वाला या फिर जो सोचा ही ना हो। और ये जो चोट थी वो मार्मिक थी। मार्मिक का मतलब क्या होता है? गहरी चोट लगना। ठीक है, जो बहुत इमोशनल होती है, जो बहुत गहरे तक लगती है। तुम्हारा ये कहना कि तुम अपने कपड़े धोबी को देना चाहते हो, ये एक हमले की तरह था। ठीक है, तुम्हारे सामीप्य की वेला। तो बच्चों, सामीप्य का मतलब होता है समीप रहना या फिर पास रहना। और वेला, वेला को बेला भी बोलते हैं, और वेला या फिर बेला का मतलब होता है समय। तो तुम्हारे जो पास रहने का ये समय है, वो एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम पास और रहोगे, तुम्हारे पास रहने का जो ये समय है, जो ये टाइम है, वो एकाएक रबर की तरह। रबर मतलब वो इरेजर वाला रबर नहीं, रबर बैंड, जो पतले रबर बैंड होते हैं ना, उसे कभी आपने खींचा है? वो होते हैं साइज़ में छोटे, लेकिन खींचो तो वो काफ़ी लंबे तक खींचे जाते हैं। तो वही एग्जाम्पल लेखक यहाँ पर दे रहे हैं कि उस रबर की तरह तुम्हारा जो पास रहने का टाइम है, वो इस तरह लंबा होता जाएगा। इस बात का अनुमान यानी इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। पहली बार मुझे लगा अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो लेखक मन ही मन कह रहे हैं कि मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमारे देश में अतिथि को क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव, ऐसा बोलते हैं ना, कि अतिथि जो होते हैं वो देवता के समान होते हैं। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जो अतिथि हैं वो सिर्फ देवता नहीं होते हैं, वो मानव यानी कि इंसान भी होते हैं, और थोड़े अंश में यानी कि थोड़ा बहुत वो राक्षस भी हो सकते हैं। किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। तो बच्चों, जब लेखक के मेहमान ने कहा कि वो धोबी को कपड़े देना चाहते हैं, तो लेखक ने कहा कि किसी लॉन्ड्री में दे देंगे, जल्दी धुल जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तो लेखक कह रहे हैं कि उसके बावजूद मन ही मन मैंने ये सोचा कि तुम्हें शायद जल्दी जाना होगा, इसलिए मैंने बोला कि हम लॉन्ड्री में दे देंगे, जल्दी मिल जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री? ये किसने कहा है? उनके मेहमान ने कहा है। ठीक है, चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो बच्चों, ये शाब्दिक अर्थ में तो कपड़ों की बात हो रही है कि उन्होंने बनियान यानी कि अंडरशर्ट पहना हुआ है और उसके बाहर से उन्होंने कुर्ता पहना और वो जाने लगे। लेकिन लेखक ने हमेशा की तरह अपने बनियान में एक दिखावटी कुर्ता, औपचारिक का मतलब क्या होता है? दिखावटी या नकली या फिर बनावटी। ठीक है, तो वो अनजान से बनते हुए उनके साथ चलते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि मेरी पत्नी की आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गई जब उन्होंने ये सुना कि लेखक के जो मेहमान हैं, उनके घर पर आए हुए जो मेहमान हैं, वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में देना चाहते हैं।
तो ये बात सुन करके उनकी जो आंखें हैं ना वो अचानक से थोड़ा बड़ी हो गई थी। और लेखक बता रहे हैं कि आज से कुछ बरस यानी कि कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। इसका मतलब है कि उनकी इन्हीं आंखों को देख करके उन्होंने उनसे शादी करी थी। ठीक है, लेकिन अब देखो, तब उनको वही बड़ी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो उनका जो है मन वो छोटा होने लगता है, यानी मन ही मन वो घबराने लगते हैं। ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए कहा गया है। वे इस आशंका यानी इस संदेह और भय से बड़ी हुई थी। वो मन ही मन शायद ये सोच रही थी कि अतिथि जो है वो कुछ और दिन ठहरने वाले हैं। इस आशंका और भय से उनकी पत्नी की आंखें जो है वो बड़ी हो गई थी। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तो लेखक अपने मन ही मन में कह रहे हैं कि जो मेरी पत्नी की आशंका थी, उसका जो डर था, उसका जो शक था, वो निर्मूल नहीं था। निर्मूल का मतलब होता है बेबुनियाद, यानी बिना किसी जड़ के। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उसका डर जो था वो बिल्कुल सही था, वो बेबुनियाद नहीं था। तुम गए नहीं हो, तुम जा नहीं रहे हो, लॉन्ड्री में जो कपड़े दिए थे वो भी धुलकर आ गए हैं और तुम अब भी यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सिलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तो बच्चों, लेखक अपने मन ही मन में अब वो इन सब बातों को कह रहे हैं कि भाई, हमारे बीच में जो कुछ था अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो हम बातचीत कर रहे थे वो कम होती जा रही है। तो मन ही मन अब वो सीधे तो कह नहीं सकते थे, इसलिए अपने मन ही मन में वो मेहमान को बस ये जताना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। तो वो क्या क्या कहते हैं, देखिए, तुम्हारे भरकम शरीर यानी तुम्हारा जो भारी भरकम शरीर है, उससे पड़ी हुई जो चादर में सिलवटें हैं, सिलवटें मतलब पता है ना, क्रीज जो होती है, जो चादर सिकुड़ जाती है, मिचुड़ जाती है, वही। तो वो चादर भी अब हम बदल चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक गए नहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। यानी तुम्हें देख करके जब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, है ना। और धीरे धीरे वो मुस्कुराहट भी अब लुप्त हो गई है। लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब हो गई है। यानी अब तुम्हें देखकर या तुम मुझे देख करके मुस्कुरा भी नहीं पा रहे हो, लेकिन अभी भी तुम गए नहीं हो, यहीं पर हो। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। इसका मतलब ये है कि जो हम अभी तक बातें कर रहे थे और बातें करते करते हम जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। ठहाके लगाना मतलब हंसना, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना। ठीक है, तो अभी तक जो बात करते करते हम जोर जोर से हंस रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों यानी कि कोनों, सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो ना मैं। तो अभी तक तो हम बातचीत कर रहे थे, अब ना ही तुम कोई बात कर रहे हो और ना ही मैं बात कर रहा हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। जो हम आपस में बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वो सब अब लगभग ख़त्म हो चुकी है और कल से मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। उपन्यास सबको पता है ना, कहानी की जो किताबें होती हैं मोटी वाली, वो पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी मैगजीन पढ़ रहे हो, उसके पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। इसका मतलब ये है कि अभी तक का जो वो आपस में बातचीत कर रहे थे, एक जन कह रहा था, दूसरा जन रिप्लाई कर रहा था, वो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। और चर्चा का जिस विषय पर हम डिस्कस कर रहे थे, किसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कोई ऐसे टॉपिक थे, वो सब भी अब ख़त्म हो चुके हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले यानी ट्रांसफ़र, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई,
साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। तो लेखक कह रहे हैं कि सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, यहाँ तक कि अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में भी हमने आंख मार 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 कर यानी हंसी मजाक करते हुए सारी बातें कर ली हैं और अब एक चुप्पी है। अब मेरी तरफ से भी बातें खत्म हो गई हैं और तुम्हारी तरफ से भी बातें खत्म हो चुकी है। अब एक चुप्पी है, यानी कि अब हम दोनों ही चुप हैं। चुप्पी होना मतलब मौन होना, कोई बात नहीं कर रहा है। सौहार्द अब शनह शनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द का मतलब होता है मन की सरलता या फिर प्रेम भाव, ठीक है। जो आपस में अभी तक का हमारा प्रेम भाव, जो हमारी दोस्ती चल रही थी, अब वो शनह शनह, जिसका मतलब है धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित होना मतलब बदलते जाना। वो अब बोरियत में बदलती जा रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। इसका मतलब है कि जो भावनाएं, जो अभी तक का दोस्ती का भाव था, प्रेम भाव मन में था, वो अब गालियों में कन्वर्ट हो रहा है। यानी तुम्हें देख करके अब मन में बुरे विचार आ रहे हैं, तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है, ठीक है। लेकिन तुम अभी तक यही हो, तुम अब भी जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक मन ही मन अपने अतिथि से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम किसी न दिखाई देने वाले गोंद से, गोंद का मतलब क्या होता है, ग्लू, ठीक है, जिससे आप पेपर वगैरह चिपकाते हो, तो तुम किसी गोंद से जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे किसी गोंद से तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे घर में ही चिपक गया है। और इस भेद को, भेद मतलब रहस्य को, इस रहस्य को मैं अपने पूरे परिवार के साथ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि हे मेरे प्यारे अतिथि, तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि कल उनकी पत्नी ने उनसे पूछा था कि कब तक टिकेंगे, टिकेंगे मतलब कब तक रहेंगे, ठीक है। उन्होंने लेखक से पूछा कि ये आपके जो, हमारे जो मेहमान हैं वो कब तक टिकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए। कंधे उचकाना मतलब धीरे से कंधों को ऊपर की तरफ कर देना। क्या कह सकता हूँ। तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि ये कब तक रुकेंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो लेखक की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि आज मैं खिचड़ी बनाती हूँ, पचने के लिए भी थोड़ा हल्की रहेगी। बनाओ। ये किसने कहा, ये लेखक ने कहा है। लेखक ने कहा कि हाँ ठीक है, बना लो। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार का मतलब क्या था, आदर सम्मान और खातिरदारी, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो खातिरदारी का जो जोश था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अतिथि के सत्कार करने के लिए उनकी जो क्षमता थी, लेखक और उनके परिवार की जो क्षमता थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए हैं। कहाँ से चले थे, डिनर से, ठीक है। यानी उन्होंने कई तरह के व्यंजन बनाए थे, यहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए हैं, खिचड़ी में पहुँच गए हैं। अब भी अगर तुम, तो लेखक मन ही मन अपने मेहमान से कह रहे हैं कि अगर अब भी तुम, क्या कहते हैं देखो, अब भी तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। इसका मतलब है कि अब भी अगर जो अतिथि हैं वो जाते नहीं हैं, तो लेखक को और उनकी पत्नी को उपवास का मतलब होता है व्रत, ठीक है। तो हमें व्रत करना पड़ेगा, यानी अगर हम कुछ खाने के लिए देंगे ही नहीं, जाना पड़ेगा। हमें ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो, मन ही मन वो ऐसा कहते हैं। और बिस्तर को गोलाकार रूप देने का मतलब क्या है कि अपना सामान समेट करके जब मेहमान वहाँ से जाएंगे तभी उनके बिस्तर को समेटा जाएगा, ठीक है। तो बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो अतिथि को अपने घर से जाने देना चाहते हैं। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं।
तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। तो बच्चों, संक्रमण का मतलब होता है एक स्थिति से दूसरी या विपरीत स्थिति में प्रवेश करना, ठीक है। जो अभी तक का तुम्हारे और मेरे संबंध है ना, वो अब संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। कैसे? पहले उन दोनों के बीच में दोस्ती का भाव था, प्रेम का भाव था, लेकिन अब लेखक के मन में उनके बारे में बुरी भावना आ रही है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ना कि वो कह रहे थे कि मन ही मन अब गाली देने का मन कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो संबंध हैं वो इस लेवल पे, इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं, तो तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, यानी तुम अब चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ, और ऐसा अक्सर होता है कि हमें दूसरों के घर में अच्छा लगता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दूसरों के घर में नहीं रह सकते। अपने घर को स्वीट होम इसीलिए कहा जाता है ताकि जो लोग हैं वो दूसरों के घर की स्वीटनेस को काटने के लिए ना दौड़ें, यानी कि दूसरे के घर की शांति को भंग ना करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, ये मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन मेरे प्यारे मित्र ये सोचो कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो लेखक जो है वो मन ही मन अपने अतिथि से कह रहे हैं कि हमें गेट आउट कहने के लिए मजबूर मत करो। शराफत से तुम इस घर से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो लेखक मन ही मन अपने मेहमान से, अपने अतिथि से कहते हैं कि एक और रात यहाँ पर को तुम बिता लो, अपने खर्राटों से गुंजायमान कर लो, यानी कि अपने खर्राटों से गुंजाते हुए एक और रात, खर्राटों की आवाज़ से एक और रात तुम यहाँ पर बिता लो। और कल का जो किरण होगा, कल की किरण जो तुम्हारे बिस्तर पर पड़ेगी, यानी कल सुबह को जब सूर्योदय होगा, ये तुम्हारे आगमन का, तुम्हारे आने का 5वां दिन होगा। आशा है यानी उम्मीद है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो जब वो सूर्य की किरण तुम्हारे ऊपर आएगी, यानी कल की जो सुबह होगी, तब तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे, तब तुम शायद अपने घर को चले जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, और अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हें बता दूं कि ये मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। तो लेखक कह रहे हैं कि इसके बाद मैं खड़ा नहीं रह सकता, यानी इसके बाद मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता, तुम्हें और नहीं झेल सकता, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इससे पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो बच्चों, मन ही मन लेखक इतना परेशान हो चुके हैं कि उनसे कह रहे हैं कि तुम अगर आज भी नहीं गए तो मैं लड़खड़ा जाऊंगा, मैं तुम्हारा और ज़्यादा सत्कार नहीं कर सकता। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि तुम देवता के समान हो, जैसा कि हमारे देश में माना जाता है। मैंने बताया था ना, अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होते हैं उनको देवता माना जाता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जो अतिथि हैं वो देवता होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं भी एक मनुष्य हूँ।
मनुष्य और जो देवता है वो एक साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। तुम पुराना इतिहास देख लो, जब मनुष्य देवता की तपस्या करते थे, उनको खुश करते थे, तो देवता आते थे, उनको दर्शन देते थे और अपना वरदान वगैरह देते थे और चले जाते थे। इसी तरह तुम भी अब चले जाओ, हम और तुम ज़्यादा देर तक का साथ में नहीं रह सकते हैं और इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है। देवत्व का मतलब क्या होता है? देवता के रूप में मानना, ठीक है। दिव्यता यानी तुम्हें हम देवता के रूप में मान रहे हैं, तो तुम अपना देवत्व सुरक्षित रखो। कैसे होगा? कि जब तुम यहाँ से सम्मानपूर्वक लौट जाओगे। ऐसा करने पर मजबूर मत करो कि हमें तुम्हें बेइज्जत करके यहाँ से भेजना पड़े, ठीक है। लेखक अपने मन ही मन अपने अतिथि से गुस्से से कहते हैं कि अगर मैं अपने वाली पर, मनुष्य अपने वाली पर उतरे, यानी मैं अगर अपने में उतर आया, ठीक है, अगर मैं बेइज्जती करने लगा, तुम्हें अपमानित करने लगा, इससे पूर्व तुम लौट जाओ। और अंत में वो दुखी होकर अतिथि से कहते हैं कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो जो लेखक है वो अपने अतिथि से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चाहो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।